अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे समझदार पाकिस्तानी तो जानते हैं, लेकिन मेरे वो नादान पाकिस्तानी जो बार बार कॉमेंट करके ये कह रहे हैं कि जनरल आसिफ गफूर बड़े दबंग जर्नैल हैं, दबंग फौजी अफसर हैं, उनको DJI से लगाना चाहिए था। तो हुजूर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जनरल आसिफ गफूर के फ़ौज में बमुश्किल 60 रोज़ बाकी रह गए हैं और जनरल आसिफ गफूर जो कोर कमांडर कोयटा लगाए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज की शहादत के बाद, उसके बाद उनको कोर कमांडर कोयटा के ओहदे से हटाकर चेयरमैन NDU यानी चेयरमैन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पोस्ट कर दिया गया, जो एक उतनी हाई प्रोफाइल फील्ड पोस्टिंग नहीं है जैसे कोई कोर कमांडर होता है या ऑब्वियसली DJI होता है या कोई और कोर कमांड करने का मामला होता है या कोई ब्रिगेड कमांड करने का मामला होता है। तो जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं उनको चेयरमैन NDU की खिदमात अंजाम देने के लिए NDU में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पोस्ट कर दिया गया। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसका तनाजुर क्लैरिफाई करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। इमरान खान साहब ने पिंडी से मुताल्लिक सबसे पहले तो क्लैरिफाई किया है कि जलसा नहीं होने जा रहा, बल्कि पिंडी में एहतजाज होगा। साथ ही उन्होंने अली अमीन गंडापुर को ये क्लियर कर दिया है कैटेगोरिकली कि जी एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज उनसे पूछा गया कि रऊफ़ हसन ने तो एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करने की ख्वाहिश का इज़हार किया और कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि रऊफ़ हसन को शायद कोई गलतफ़हमी हुई है, गलती लगी है, मुग़ालता लगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात वही है जो मैंने कर दी और अली अमीन गंडापुर को भी कह दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी और जो-जो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में थे उनको भी कह दिया है, क्योंकि इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। और उसके बाद एक बड़ी तब्दीली आई कि रऊफ़ हसन को मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि PTI को थिंक टैंक का सरबराह लगाया गया है, लेकिन शेख वक़ास अकरम को मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात लगा दिया गया है। साथ ही पिंडी में जो एक एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करने जा रही है, उससे पहले इत्तलात ये हैं कि छापे मारे जा रहे हैं। और अभी कुछ ही देर पहले जो अभी रीसेंट इत्तला आ रही है वो ये कि साबिक सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत के घर पर छापा मारा गया है। उनको ढूँढने के लिए पुलिस मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मार रही है ताकि उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। ज़ाहिर है, जब इस तरह की एक्टिविटी होती है तो सियासी लोग, सियासी कारकुनान जो बड़े मुतहर्रिक होते हैं और ख़ास तौर पे उनका ताल्लुक उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से या शहर से होता है, ज़ाहिर है उनको उनको जो है वो गिरफ्तार करना, गिरफ्त में लाना, उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत भी गिरफ्तार करना, तहवील में लेना जो है वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ या पुलिस का हम देखते हैं कि एक वतीरा बन गया है और यही कुछ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी हो रहा है। अच्छा, एक डिबेट तो वो जारी है जो काज़ी फ़ायज़ ईसा से मुताल्लिक है और एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि जो नून लीग से या हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की तस्वीरें लगा के शेयर कर रहे हैं और बकअप कर रहे हैं उनको, उनके हक़ में ट्रेड बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो सहाफ़ी या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो क्रस्टीज़ डोनर्स की तस्वीरें लगा के शेयर कर रहे हैं और मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में टिकटॉक्स में ह्यूमिलिएट करने की कोशिश भी की जा रही है। ये दोनों तरीके से मतलब ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। अ, ये बहस जो है वो एक ऐसे वक़्त में हो रही है जब जुडिशियल पॉलिटिक्स भी उरूज पर है। इदारे का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। अच्छा, मैं अब खबर की तरफ बढ़ता हूँ। जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब से PTI वफ़द की मुलाकात हुई है और मौलाना सियासी तौर पर ख़ासे मुतहर्रिक हो गए एक बार फिर शायद। इसमें 2 तरह के एंगल्स हैं। एक ये कि मौलाना फज़लुर रहमान को अंदाज़ा हो गया है कि हुकूमत उनके बगैर भी आइनी तरमीम मंजूर कराने की पोजीशन में आ गई है, नंबर गेम पूरी करनी चाहती है, तो वो ये कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हम जो जस्टिफाइड होगा उसमें हुकूमत का साथ देंगे, अदरवाइज़ जो है वो गैर कानूनी काम में हुकूमत को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जो PTI को कहा है उन्होंने। लेकिन अभी भी हमारे सोर्सेज़ ये बता रहे हैं कि 10 अक्टूबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर से पहले-पहले हुकूमत जो है कुछ करना चाहेगी, क्योंकि अगर ये वक़्त गुज़ार दिया तो फिर हुकूमत के हाथ से मामलात निकल जाएँगे। इसलिए अभी अदालत भी बीच में पड़ती है और कानूनी और आइनी मामलात भी पड़ते हैं, तो हुकूमत मौलाना को भी बिल्कुल फ़ारिग नहीं करेगी, बल्कि वो भी किसी न किसी जगह पे अभी हुकूमत के लिए ज़रूरी हैं। ये हमारे सोर्सेज़ और हुकूमती ज़राए भी कन्फ़र्म कर रहे हैं कि भी मौलाना की जो अहमियत है वो बिल्कुल मांद नहीं पड़ी है, माइनस नहीं हुए, लेकिन मौलाना को भी हुकूमत ने ये बता दिया है कि हम आपके बगैर भी कर सकते हैं, जिससे मौलाना भी मुतहर्रिक हुए। लेकिन अभी भी मौलाना की जो वैल्यू है वो आने वाले एक आधे हफ़्ते के अंदर आपको नज़र आएगा कि फिर से वो दौरे, फिर से लोगों की इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर
आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ कि खबर जो आ रही है वो ये है कि जो नए तैनात होने वाले डीजीआईएसआई हैं जनरल आसिम मलिक साहब, उनकी जनरल फैज़ हमीद से जीएचक्यू में मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने से पहले हुई थी। क्योंकि जनरल आसिम मलिक जीएचक्यू में बतौर एडजुटेंट जनरल काम कर रहे हैं और एडजुटेंट जनरल के नीचे जो ब्रांच होती है, वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को बेसिकली देखती है और ज़ाहिर है एडजुटेंट जनरल जो होता है वो उस अदारे का, उस पर्टिकुलर जो कॉम्पोनेंट है उसका सरबराह है। तो बतौर एडजुटेंट जनरल उनकी ये ड्यूटी लगाई गई थी। ज़ाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर की तरफ से उनको ये कहा गया होगा कि आप इस मामले को देखें और मुलाकात करें और इत्तलात ये हैं, ज़रा ये बताते हैं कि जीएचक्यू में जनरल फैज़ हमीद को बुलाया गया था और बुला के जनरल आसिम मलिक की जो है मुलाकात उनसे हुई और उनको सारे हालात से आगाह किया गया और बताया गया, उनको ये कहा गया कि आपके हवाले से ये इत्तलात मौजूद हैं, ये एविडेंसेस मौजूद हैं। आप को यही कन्वे करना है कि ज़रा एहतियात बरतें। ये बड़ा कैटेगोरिकली दो टोक अंदाज में कहा गया और उसके और फिर ये भी जो है ज़रा बताते हैं क्योंकि जनरल फैज़ हमीद खुद भी एडजुटेंट जनरल के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। वो बखूबी इस बात को समझते थे कि जी एडजुटेंट जनरल अगर जीएचक्यू में बुला के ये बात कह रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद ज़रा बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद जब बाज नहीं आए या उन्होंने डिस्टेंस इख्तियार नहीं किया तो अल्टीमेटली ये कार्रवाई हुई, यानी उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ जब हुआ तो इस कार्रवाई को लीड भी जनरल आसिम मलिक ने किया। अब वही जनरल आसिम मलिक साहब जो इस कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को लीड कर रहे थे और जिन्होंने 30 सितंबर को बतौर डीजीआईएसआई चार्ज को एज्यूम करना है, तो लगता ये है कि वो काम जो उन्होंने टेक अप किया था वो उसको अंजाम दे के फाइनली बतौर डीजीआईएसआई आएंगे, यानी वो चैप्टर क्लोज होगा और जो मामला है वो फिर जो कोर्ट में चला जाएगा, अदालत के सामने उनको चार्जशीट पढ़कर सुना दी जाएगी और मामला अदालत को रेफर कर दिया जाएगा और अदालत भी फौजी अदालत होगी। और इस हवाले से खबर ये आ रही है कि जनरल फैज़ हमीद के जो फैमिली है, वो लतीफ़ खोसा साहब को बतौर लॉयर उनकी खिदमात हासिल करने के बारे में सोच रही है। तो क्योंकि ये डीजीआईएसआई से मामला लिंक्ड है, जनरल आसिफ गफूर से मुताल्लिक भी ये कहा जाता है ना कि उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वाज़ वेरी मच क्लोज़ टू पीटीआई। फिर कहा गया डीजीआईएसआई, तो उनका डीजीआईएसआई लगने का पहला तो कोई चांस नहीं था। दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है, उस हवाले से न्यूज़ ये है कि एडजुटेंट जनरल अपना काम सर अंजाम देने के बाद डीजीआईएसआई आएँगे, मामला कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद की जो फैमिली है, वो लतीफ़ खोसा साहब की खिदमात हासिल करेगी। और जनरल आसिफ गफूर से मुताल्लिक ये खबर है कि नवंबर 2024 में, यानी आज से ठीक कोई तकरीबन 60 रोज़ में उनको रिटायर होना है और वो तो अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएँगे। उनके हवाले से भी ऐसी इत्तलात नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको लिंक किया जाता है इस सारे मामले के साथ, तो इसलिए ये क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है कि जनरल फैज़ हमीद के अगेंस्ट जो कार्रवाई हो रही है, वो पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ पे हो रही है, वो ड्यूरिंग सर्विस नहीं हो रही। तो जनरल आसिफ गफूर साहब ने तो अभी रिटायर होना है और 2 महीने उनके बाकी रह गए हैं। अब वो चैन से रिटायरमेंट के बाद गुमनामी की ज़िंदगी जैसे ख्वाहिश की थी बाजवा साहब ने, वो गुज़ारते हैं या फिर उसके बाद कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, ये तो गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। लेकिन दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।